नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो एनटीएससी हो, चाहे वो जेई हो, नीट हो, या फिर हमारे बड़े बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। इन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी आपको मैनेज ब्रेन्स कराता है, अगेन बिना किसी शुल्क के। आप हमारे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारी ऐप से। अगेन यूट्यूब चैनल के अलावा हमारी वेबसाइट या फिर ऐप को यूज करने के लिए भी आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये इनिशिएटिव है भारत के हर उस बच्चे के लिए जो पढ़ना चाहता है और जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या है, आप लाइक करते हैं ना तो हमारे को एनर्जी मिल जाती है काम करने की, है ना। चलिए, क्योंकि हमारे लिए तो वही सोर्स है यार, आपके प्यार का। चलो शुरू करते हैं हम। तो कक्षा 10वीं की गणित हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया देखो 10वीं में इंपॉर्टेंट हो जाता है हर सब्जेक्ट को पढ़ना। सबको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट, मतलब एकदम कल ही वाला लेटेस्ट वाला सिलेबस के हिसाब से सारे चैप्टर्स को। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर का एक हिस्सा हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। उसमें हमने क्या किया था, मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं। तो सबसे पहले हमने उसमें देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे उसके साथ फिर हम उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, वो भी हमने सीखा था। जहां पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकालना सीखा था। बेसिकली वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। वेरी सिंपल। चलिए, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। हालांकि जो आपका सिलेबस है उसमें इसको थोड़ा कम वेटेज दिया गया है और इसके बाद वाले टॉपिक नेचर ऑफ द रूट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, पर हम इसको जरूर देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। मतलब न सिर्फ कक्षा 10वीं बल्कि 11th 12th जेई में भी आपको काफी यूज हो सकता है, इनफैक्ट नीट में भी। ठीक है, चलिए फिजिक्स वगैरह में भी इसका यूज होता है। शुरू करें हम आज का सेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, आता कहां से है, और ये बहुत ही ऑर्गेनिक, मतलब बेसिकली जो इक्वेशंस हम अपने जीवन में रोज देखते हैं उनकी ही मदद से बनाया गया फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला यूज करता है आपकी एक बेसिक इक्वेशन जिसका नाम है, जिसको जनरल फॉर्म में कहते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे तोड़ा मरोड़ा जाता है कि इससे x की वैल्यू निकल के बाहर आ जाए, बस इतना काम होता है। और ये पूरा जो प्रोसेस है, जो कि यहाँ पे आपको विस्तार वर्ष दिखाया गया है, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में आपको नहीं प्रूफ करने को बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से आया, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहां पे आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है कि कैसे ये होता है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे यहां पे देखिए, सबसे पहले आपने क्या प्रयास किया कि भैया सॉल्व करते करते आप किसी तरीके से x को अकेला कर दें। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया ताकि जो x² है वो अकेला हो जाए। तो देखो x पूरे को जब आप a से डिवाइड करेंगे, x² के साथ ऑलरेडी a था, आपने इसको a से डिवाइड किया तो a से a कैंसिल, b/a ये भी डिवाइड हो गया, c/a हो गया, देखिए यहां पे लिखा है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने यहां पे कोशिश की है कि आप x जो है ना उसको स्क्वायर की जगह सिंगल टर्म में ले, मतलब अभी पावर 2 है, पावर 2 से पावर 1 में लाने का प्रयास किया गया है। जो कि यहां पे एक आपने मेथड सीखा नहीं है पर आपको सुना होगा आपने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, वो मेथड भी आपके जो सिलेबस है उससे उसको उठा के बाहर कर दिया गया है। इसलिए कहने तो डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके स्कीम से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बना ही उससे है, किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यहां पे यूज करके आपने प्रयास किया कि x प्लस b/2a सिंगल हो जाए, मतलब बेसिकली जो पावर 2 थी वो पावर 1 में तब्दील हो जाए, और फिर उसको आप आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, पावर्स को यूटिलाइज करते हैं, फाइनली आपको क्या मिलता है, देखो यहां पे सारे जो आपके वेरिएबल्स थे वो एक तरफ कर दिया आपने,
जो आपके कांस्टेंट थे वो आपने एक तरफ कर दिए, एंड लास्टली आपके पास बचता है कि भैया जो x है वो किसके बराबर है, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना भैया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मतलब आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो एक रूट प्लस साइन से निकलता है, दूसरा रूट माइनस साइन से निकलता है। सर क्या इतना फर्क पड़ता है एक प्लस माइनस से? बिल्कुल फर्क पड़ता है। यहां पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका ऐसे x इक्वल टू आ रहा है -5 प्लस -2 अपॉन 3, अगर ऐसा कुछ आंसर आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे सब कुछ सॉल्व करने के बाद, तो x की एक वैल्यू हो जाएगी -5 -2 अपॉन 3 और दूसरी हो जाएगी -5 प्लस 2 अपॉन 3। देखिए कितना फर्क है, यहां पे x की वैल्यू आएगी -7/3 और इधर पे x की वैल्यू हो जाएगी कितना, -3/3, दैट इज -1। तो दो वैल्यूज आई कि नहीं आई, x की दो वैल्यूज आई ना, इसका मतलब वो प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्योंकि गणित में आलस्य का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए शॉर्ट में लिखते हैं हम, जब आपको जनरल फॉर्मूला लिखना हो कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ये b, a और c क्या है, तो ये आपको भली भांति पता है कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको आप कहते हैं हमेशा a, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसे कहा जाएगा b, और जो कांस्टेंट होगा जो कि केवल नंबर्स हैं जिनके पास कोई वेरिएबल नहीं है उसे आप कहते हैं c। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप क्यूबिक में जाते हैं तो x क्यूब हो जाता है a का कोएफिशिएंट, a हो जाता है x क्यूब का कोएफिशिएंट, b हो जाता है x स्क्वायर का, c हो जाता है x का, d हो जाता है कांस्टेंट के लिए। तो जो a होता है वो हमेशा सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। चलिए वापस आइए हमारे फॉर्मूला पे। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो बेसिकली किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने का, या फिर उस इक्वेशन की, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की x की वो वैल्यूज जिसपे वो एक्सप्रेशन, वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है या फिर खुद को सेटिस्फाई कर लेती है, मतलब सही सिद्ध हो जाती है, वो निकालने का ये डायरेक्ट मेथड है, जिसमें आप यूज करते हैं -b, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हो गए आपके रूट्स किसके, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, और आपका एक्सप्रेशन ऐसा का ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इफ b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा मामला तभी सही होगा जब b स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, ठीक है। अगर b स्क्वायर -4ac 0 से कम हो गया, अब देखो b स्क्वायर -4ac है कहां, वो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है, इस पे ध्यान देना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे जाके। तो b स्क्वायर -4ac है, इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि यही है जो रूट के अंदर है और इसमें भी काफी कैलकुलेशन लगेगा। तो अगर ये 0 से नीचे हो जाता है, क्या कह रहा है आपका सवाल यहां पे स्टेटमेंट, कि अगर ये 0 से नीचे हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सर अगर ये 0 से नीचे हो जाएगा तो हमारे नंबर 0 के बराबर हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर ये 0 से नीचे हो जाता है तो भी एक मतलब निकलता है कि इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। पर ऐसा क्यों, ये अब समझने वाली बात है, तो यहां ध्यान दो। देखो रियल रूट्स का मतलब होता है, आपने रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब नंबर कैसे होंगे, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, रियल और इमेजिनरी में या फिर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्क क्या होता है, जैसे आपने देखा कि √2 इरेशनल जरूर है लेकिन रियल है। तो भैया अगर हमें रियल नहीं चाहिए तो कैसे नंबर्स होने चाहिए जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लो -3 रूट के अंदर नेगेटिव ले आए आप, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? सर किसी का भी स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव होता है ना, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो जो स्क्वायर रूट हम करेंगे जिस भी संख्या का, वो हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, लेकिन यहां तो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब साफ है कि ये नंबर कुछ अलग ही संसार से आया है
और वो संसार कहलाता है नॉन रियल नंबर्स का, इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, तो रूट के अंदर नेगेटिव आना, इसीलिए ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 या उसके बराबर होना चाहिए अगर वो शून्य से कम हो गया। अब शून्य से कम कौन सी वैल्यू होती है, ये तो आप किसी से रात को 2 बजे उठा के पूछ लेंगे तो भी बता देगा कि प्रभु शून्य से नीचे, 0 से नीचे जो वैल्यूज होती है वो सब नेगेटिव होती है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है, क्या कहा आपने, हमने कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आने का क्या तात्पर्य है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है कि जो रूट से है वो रियल नहीं है। इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन अपनी जगह है, लेकिन उसके रूट्स कैसे हैं, रियल नहीं है। ठीक है, अब यहीं से हमें एक क्लू मिलता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका बहुत बड़ा रोल है किसी भी इक्वेशन के रूट्स को निकालने में, है कि नहीं। आप कैलकुलेशन भी देख लीजिए, ये इसमें केवल वैल्यू रखनी है माइनस बी, यहां केवल 2a करना है, पर ये जो रूट के अंदर है पूरा पार्ट, इसे तो बढ़िया से सॉल्व करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, है ना। इसका क्या मतलब है कि भैया यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे चैप्टर में, यहां पे रूट्स निकालने का जो हमारा पूरा तरीका है उसमें। ठीक है, चलिए ये आपको y समझ में आया। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं कि अगर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू शून्य या उसके बराबर हुई, शून्य से बड़ी या शून्य के बराबर हुई, तब तो वो यहां पे कार्य कर सकता है। पर यदि उसकी वैल्यू शून्य से कम हो गई तो वो रूट के अंदर नेगेटिव ले आएगा, विच इज अ साइन ऑफ नॉन रियल नंबर्स, अर्थात इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, चलिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव असंभव सी चीज मानी जाती है। और वो क्यों मानी जाती है, क्योंकि भैया आपको भी पता है कि किसी भी नंबर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, सबका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो स्क्वायर रूट मतलब उल्टा प्रोसेस करने पे नेगेटिव कैसे आ जाएगा। Thus, if b square minus 4ac is greater than equal to 0, then roots of the equation are given by, वही जो आपकी बात लिखी है कि भैया किससे दिया जाता है रूट्स की वैल्यू, मतलब आपको फैक्टराइज, अगर सपोज ऐसा कोई सवाल आ जाता है, अगर आप पूछ रहे हैं कि ये मेथड कहां यूज होता है, तो ऐसा कोई सवाल जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब आपका दिमाग आपने फुल स्ट्रेच कर लिया परंतु आपको वहां पे भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, उस केस में इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है क्योंकि डायरेक्टली आपको आंसर बता देता है। हालांकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा होते हैं, रिस्क होता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली शॉर्ट रिजल्ट दे रहा है और अगर आप बढ़िया से घर में प्रैक्टिस करके आए हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम है इसका, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के काम आता है। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रयास करेंगे कि हम इसको एक दो बार यूज भी करें ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हमारा जो दूसरा थ्योरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो आ जाता है सामने, जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसे हर व्यक्ति का, हर केमिकल सब्सटेंस का कुछ नेचर होता है, वैसे ही हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का भी नेचर होता है कि वो रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, अब जैसे इंसान का जो नेचर है वो मोटा माटी 3-4 चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, या फिर इंसान एक्साइटेड जल्दी हो जाता है, या फिर दुखी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो 2-4-5 इमोशंस हैं उनके ही अंदर बांध के रखा है ना। उसके अलावा आजकल नए नए इमोशंस इंसान इजाद कर रहा है, उनको लाइक शब्दावली में ला रहा है, लेकिन मेजरली तो यही 4-5 है जो हम बोलते हैं कि भैया इस व्यक्ति, ये थोड़ा व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये उसका नेचर है। यह व्यक्ति बहुत काम एंड कंपोज्ड है। जैसे कि भैया अगर आप बात करें, हमारे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे MS धोनी साहब है, वो हमेशा कैसे रहते हैं, काम एंड कंपोज्ड, कि कितना भी मुश्किल समय हो वो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, आराम से ठंडे रहेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे विराट कोहली को तो वो थोड़े से आउटस्पोकन है, एग्रेसिव रहते हैं और थोड़ा सा ना हाई ऑन एनर्जी रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। ठीक है, अब यहां पे भी ऐसे ही कुछ स्वभाव होते हैं हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के, और ऑब्वियस ही बात है
वो रूट्स का जो एक्सप्रेशन का जो नेचर होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके कोएफिशिएंट्स पे, ए बी सी पे, ठीक है। तो आपको पता है रूट्स कैसे निकाले जाते हैं सर, ये रहा मेथड, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फिर आपने क्या बोला कि अगर, अब देखो यहां पे उन्होंने इसी को जो हमारी वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, उसको 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहला भाग जब यह वैल्यू शून्य से बड़ी हो जाए, ठीक है। देखो किसी भी नंबर को यदि आप शून्य के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं तो 3 ही वजह हो सकती, 3 ही तरीके हो सकते हैं, या तो नंबर शून्य से बड़ा है, या तो नंबर शून्य के बराबर है, या तो नंबर शून्य से छोटा है। ये 3 केस बनते हैं। तो जो हमारे रूट्स हैं उनको भी 3 केसों में बांटा गया है। पहला जब वो शून्य से बड़ा हो जाए, दूसरा जब वो शून्य के बराबर हो जाए, और तीसरा जब वो शून्य से कम हो जाए। तो अगर आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, शून्य से बड़ी हो, तो आप कहते हैं कि उसके कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो मतलब 2 रूट तो आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दिखने वाले। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें एक वैल्यू आई थी -7, दूसरी आई थी -1, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। रियल मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें हम यूज करते हैं, जिन्हें हम देख चुके हैं, जिनके बारे में हमें समझ है। उसमें रूट वाले भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे 2 मिलेंगे, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। जो आपने ऊपर फॉर्मूला देखा और जो आप यहां पे देख रहे हैं, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, केवल जो डिनोमिनेटर है 2a उसे अलग अलग कर दिया गया है। देखो एक बार उसको -b के पास भेज दिया, एक बार उसको बाहर कर दिया पूरे उस एक्सप्रेशन के साथ। यहां पे देखो प्लस है, यहां पे माइनस, और क्योंकि प्लस माइनस करने से अलग अलग वैल्यू आएगी तो इसलिए आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है शून्य के बराबर, ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखिए फॉर्मूला में अगर, तो ये तो जग जाहिर है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर हो जाएगा तो आपके पास आएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2a, विच इज क्लियरली रूट ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है। तो उस केस में आपके कैसे रूट्स आएंगे, x इक्वल टू -b अपॉन 2a या फिर -b अपॉन 2a, दोनों ही एक ही रूट मिलेंगे। प्लस करोगे तो भी 0 प्लस होगा, माइनस करोगे तो भी 0 माइनस होगा। तो इस केस में जो आपके रूट्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो 2 होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। कैसे होंगे वो, 2 इक्वल रूट्स। क्या बोलते हो आप इसको, इक्वल रूट्स। वो भी ऑब्वियस ही बात है, रियल नंबर, ठीक है। क्या बोला आपने, 2 इक्वल रियल रूट्स। यहां पे डिस्टिंक्ट, यहां पे रियल, ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, गड़बड़ नहीं करनी है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। ये थोड़ा सा हमने नेचर देख लिया। अब यहां पे एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। देखो, therefore we can say that quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has 2 equal real roots। तो 3 केस बने, ठीक है। पहले केस में आपने क्या बोला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी है, किससे, शून्य से, उस केस में आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भैया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। जब 0 के बराबर हो जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तब आप कहते हैं कि 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। तीसरा केस, जब 0 से कम हो जाएगा, तो इस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जब 0 से कम हो जाएगा तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 0 से कम हो गया मतलब नो रियल नंबर, अर्थात आपके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो 3 केस, 0 के बराबर तो रियल एंड इक्वल, 0 से बड़ा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, 0 से छोटा तो नो रियल रूट्स, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे समझनी है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यह डिटरमाइन करता है, मतलब पता लगाता है कि या फिर ये डिसाइड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास उसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। जैसे जो इसका जो नेचर है,
इक्वेशन के रूट्स का वो किस पे डिपेंड करता है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में दिए गए हमारे एक्सप्रेशन के रूप में। अब क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ही डिटरमाइन करता है कि भैया कैसा क्या होगा पूरी इक्वेशन की कहानी, तो इसका एक नाम रखा गया जिसको आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यही डिसाइड करता है, यही डिस्क्रिमिनेट करता है, डिवाइड करता है किसको, इक्वेशंस को उनके रूट के हिसाब से। अगर ये जनाब नहीं होते तो फिर इक्वेशंस के 3 तरीके भी नहीं होते या 3 तरीके के रूट्स भी नहीं होते, पर ये है तो 3 अलग अलग तरीके के रूट्स होते हैं। देखिए क्या 3 कंडीशन एक बार फिर से यहां फटाफट रिवाइज हो जाती है। सबसे पहले यदि 0 से बड़ी है वैल्यू तो रियल रूट्स वो 2 अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट, यदि 0 के बराबर है तो इक्वल रियल रूट्स, यदि 0 से कम है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, मतलब जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, जिसको हम लोग रियल नंबर्स के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे रूट्स होंगे। चलिए यहां पे होगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए पिछले 20 मिनट से मैंने आपको काफी थ्योरी तो बता दी, लेकिन अब प्रैक्टिकली अगर वही ऐसा कुछ सवाल आ जाता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, क्या चीजें करनी है, अब हम वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बिकॉज थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, मैथमेटिक्स में आना तो एग्जाम में सवाल ही है, तो वही सॉल्व करने पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए यहां पे आपका सवाल देख लेते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, लिखा क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find the nature of the roots। साथ ही साथ मैं ये भी बोल रहा हूं कि also find roots, तो हमें रूट्स भी निकालने हैं नेचर बताने के बाद। ठीक है, ये हम ताकि पूरा हमारा जो समीकरण था वो हमें समझ में आ जाए। सर्वप्रथम देखो किसी भी सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशन, तो यहां पे भी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां से हम निकालेंगे a, b और c की वैल्यू, क्योंकि इन तीनों के वजह से ही कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना रूप लेती है। ठीक है, जैसे यहां a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -4, कृपया साइन को ना भूले। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेके चलना है, और c की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमें बोला है डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल D। जब आप लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो आप यूज करते हैं कैपिटल D, स्मॉल d नहीं, कैपिटल D यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आपने abc की वैल्यू निकाल ली, आपको d कैसे निकालना है वो पता चल गया है, तो आप फटाफट बस अब d की वैल्यू निकाल दीजिए। तो d वुड बी बी स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा 3। ठीक है, तो हो जाएगा d इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर मतलब 16। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, -4 का स्क्वायर 16, 4ac, तो 4 यहां पे पहले से था, आपने लिख दिया, a की वैल्यू थी 2, c की वैल्यू थी 3, 3 2 6, 6 4 24, -24। d यहां पे सॉल्व करने पे आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो -8, जिसका एक मीनिंग ये निकलता है, अगर मैं अलग से हाईलाइट करके लिखूं कि d की वैल्यू है लेस देन 0। जैसे ही d की वैल्यू लेस देन 0 होती है या d की वैल्यू हमें ज्ञात होती है, हम उसके हिसाब से नेचर ऑफ इट्स रूट्स बता सकते हैं, रूट्स का नेचर बता सकते हैं। जैसे ही d की वैल्यू 0 से नीचे हो जाती है, हम क्या लिखेंगे कि इट हैज नो रियल रूट्स, और जब भी नो रियल रूट्स होगा तो आपको रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप केवल नो रियल रूट्स लिख के अपना सवाल खत्म कर सकते हैं। वैसे भी सवाल में केवल नेचर पूछा था, पर मैंने अलग से हाईलाइट किया था कि भैया आप अगर रूट्स निकल सकते हैं तो निकालिए, पर क्योंकि रियल रूट्स नहीं निकल रहे हैं तो फिर आप नहीं निकालेंगे। ठीक है, यहां पे आपने इस प्रकार इस सवाल को देखा, समझा, प्रयास किया।
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 16 सॉल्व। अब देखिए 17वां एग्जाम्पल क्या है। पहली बात तो यहां पे ये नंबर अगर ये सवाल अगर आता है तो 4 नंबर के आसपास का आएगा, ठीक है। अब क्यों, पहले सवाल समझना। सवाल में आपको एक कंडीशन दी है, एक कहानी बताई है कि अ पोल टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 सेंटीमीटर meters in such a way that the differences of its distance from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। और देखो यहां पे क्या बोल रहा है is it possible to do so, अर्थात आपको यहां पे ये बताना है कि ये जो कहानी, ये जो कंडीशन, ये जो सिनेरियो दिया गया है, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है। अब कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है, तो क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? क्या हम मैथमेटिकली बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं? तो इसलिए ये सवाल 4 नंबर का हो जाता है, क्योंकि आपको कंडीशन को समझना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसके बाद चेक भी करना है और फिर जाके कहीं अपना जवाब बताना है। इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। अब आपको क्या बताना है कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बताइए वो पोल कहां पे होगा, ठीक है। तो आपको सवाल समझ में आया। और क्यों ये 4 नंबर का है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल इसी चीज का है कि आप पहचान पा रहे हैं कि क्या जो कंडीशन दी है वो रियल लाइफ में पॉसिबल है या फिर नहीं। चलिए सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि जब हमने पहली बार में पढ़ा तो केवल समझने के उससे लिहाज से किया, ज्यादा हम उससे इंफॉर्मेशन निकाला नहीं हमने। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 13 मीटर्स। मैं यहां पे काट रहा हूं फिलहाल। मैंने क्या देखा, सवाल बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर कितना है, जो कि सर्कुलर दिख नहीं रहा है तो अभी दिख जाएगा। चलिए कहां काटा है हमने, 13 मीटर्स पे। तो एक सर्कुलर पार्क है, चलिए अब सर्कल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। तो एक सर्कुलर पार्क है जिसकी बाउंड्री पे आपको क्या करना है, एक पोल इरेक्ट करना, मतलब बेसिकली एक पोल फिट करना है। किस प्रकार किया जाएगा ये पोल, कि भैया उसका जो सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। तो अब आपको 2 चीज चाहिए, क्या सर? 2 गेट चाहिए, एक ए दूसरा बी। और क्या है इन गेटों की कहानी? तो भैया सर ये जो ए है और जो बी है ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने है, ठीक है। तो ये आपने डायमीटर जैसा बना दिया, थोड़ा सा सीधा बनाने का प्रयास करेंगे हम एक और बार। चलिए आपने डायमेट्रिकली 2 गेट्स बना दिए, इनसे उस पॉइंट की, वो जो पॉइंट है जहां पे वो पोल लगेगा, मान लो इस पॉइंट पे वो पोल लग रहा है, ठीक है। तो ये आपने बाउंड्री पे लगा दिया। अब देखो क्या बोल रहा है ध्यान से, सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। तो पहली बात तो आपको डिस्टेंसेस पता होने चाहिए। तो देखो डिस्टेंसेस तो ऐसे बनेंगे कि ये यहां से यहां तक की दूरी एक डिस्टेंस, दूसरा इस पोल से ए तक की दूरी एक डिस्टेंस, मैं यहां पी लिख रहा हूं फॉर पोल। इन दोनों डिस्टेंस की दूरी, इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस का गैप कितना होना चाहिए, 7 मीटर्स। कितना, 7 मीटर्स। तो मान लो अगर इसको आपने x माना है और इसको आप y मान रहे हैं, तो कहानी कहती है कि x माइनस वाई करने पे 7 आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 2 वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया x इक्वल टू वाई प्लस 7। तो मैं एक ही वेरिएबल यूज करूंगा y प्लस 7 और y। एक बार दोबारा समझना कहा क्या जा रहा है कि बेसिकली एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसका आपको डायमीटर दिया है 13। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 13 है। आपसे कहा जा रहा है कि इस जो ये पार्क है इसके बाउंड्री पे एक पॉइंट है जहां पे आप, मैंने P लिखा है, वहां पे आप एक इलेक्ट्रिक पोल लगा रहे हैं, कोई सा भी पोल लगा रहे हैं। अब उस पोल का जो 2 हमारे गेट्स हैं एंट्री के,
वहां से कुछ कनेक्शन हमने यहां पता लगाने का प्रयास किया, और कनेक्शन कुछ ऐसा बन रहा है कि जो पोल की दूरी है दोनों पॉइंट से, 2 पॉइंट है, 2 अलग अलग दूरियां होंगी, तो इन दोनों पॉइंट्स की जो दूरी है पोल से, वो इन दोनों पॉइंट्स मतलब दोनों गेट्स की जो दूरी है हमारे पॉइंट से, हमारे पोल से, उनके बीच का गैप, मतलब उनके बीच का डिफरेंस, उन दोनों के बीच का गैप, उन दोनों के सब्ट्रैक्शन पे आने वाला रिजल्ट कितना है, 7 है। और वहीं से फिर मैंने एक और इक्वेशन निकाली कि x इक्वल टू वाई प्लस 7। तो हमारे पास दो जो डिस्टेंसेस थे वो दोनों एक ही वेरिएबल के थ्रू आ गए, y और y प्लस 7 इज इक्वल, एंड वो साथ में जो रेडियस है, जो डायमीटर है, वो कितना है, 13 है। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो कक्षा 8वीं में आपने 9वीं में पढ़ा है कि भैया जो डायमीटर होता है उसके द्वारा बनाया गया एंगल, मतलब एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहां पे मुझे ये मिल गया कि जो एंगल P होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपने यहां पे लिखा सिंस AB इज डायमीटर, एंगल APB वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। और क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो मैं यहां पे आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं। आप लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको एक बार बता दूं कि अब तक तो हम ये चेक करने वाली स्टेज पे पॉसिबल पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम इक्वेशंस फॉर्म करने का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि सर वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, आप जैसे भी याद रखते हो आप इसको, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एज इट इज, इधर पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू है y, b की वैल्यू है 7, तो ये हमने लिख दिया y और 7। 13 का स्क्वायर आपको अब तक तो बचपन से याद हो ही गया होगा, 169, ठीक है। अब चलिए यहां पे आप देखेंगे दोनों y स्क्वायर मिला के हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 7 दूनी 14y, और ये जो 49 है मैं उसको साइड चेंज करके उस तरफ भेज रहा हूं, ठीक है। पता है मुझसे बच्चों से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं यहां लिखी हुई वैल्यू को जब यहां लिखता हूं मेरे से गलती हो जाती है। यहाँ 169 लिखा होगा, मैं उसको 139 लिख के फिर आगे सॉल्व करता हूँ और फिर बाद में पता चलता है कुछ गड़बड़ की है। तो कृपया अपने गुरुजी जैसा न बने, आप जब भी ऊपर से नीचे वैल्यू लेके आए तो एकदम ध्यान से केयरफुल होकर फोकस करके पढ़ाई करें, ठीक है। ये हम में से बहुत लोगों से होता है, हम लोग बहुत ऐसे फोकस नहीं रह पाते हैं कि बस कर तो रहे हैं, आता तो है, लेकिन फिर सिली मिस्टेक हो जाती है, तो फिर मार्क्स आपके चले जाएंगे। अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 7y, है ना, कि दोनों 2 से डिविजिबल है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया। इन दोनों को माइनस करने पे आपको मिलेगा 120, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 9 गया तो 0। कितना बचा सर? 2 को हम डिवीजन के बाद भेज देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू 60 मिलेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन यहां पे हमें मिल रही है, किसकी? इस कहानी की। सर लेकिन अब ये पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? देखो, पॉसिबल है या नहीं वो इस पे डिपेंड करेगा कि इस इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है, अर्थात इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। तो जब हमें अभी केवल पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो एक्चुअल रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम उसके अलावा या उसके बजाय हम एक ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि रूट्स के बारे में बताती है, एग्जैक्ट रूट्स नहीं, रूट्स के बारे में बताती है, और उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट डी, जो बताता है कि भैया रूट्स कैसे होंगे। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम यूज करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है। और अगर नेचर सही हुआ तो मतलब कहानी पॉसिबल है, लेकिन नेचर अगर हिसाब से नहीं हुआ गणित के तो मतलब फिर कहानी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए, हमारा जो मेन प्लेग्राउंड है जहां पे हम खेलते हैं उसको हमने क्लीन कर दिया है ताकि हम और चीजें लिख सकें। ये हमारी इक्वेशंस हो गई थी यहाँ पे सॉल्व।
पूरी कहानी बयां करने का हमने प्रयास किया। चलिए वाई स्क्वायर माइनस प्लस 7y, माफ कीजिएगा, -60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहां पे a b c की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो a 1 है, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -60। कृपया करके साइन को न भूले, साइन को अगर आप भूलेंगे तो फिर कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। चलिए d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। तो यहां पे d की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -60। साइन साथ लेकर जाएंगे तो d वुड बी इक्वल टू 7 स्क्वायर दैट इज 49, ये बाहर का माइनस और ये 60 के आगे का माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 240। आप ऐड करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी 289। क्लियर? अब अगर d की वैल्यू हमें मिल गई है तो क्या हम उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे? रूट्स अभी निकाले नहीं है, एक्चुअल वैल्यूज अभी तक पता नहीं लगाई, अभी केवल हम ये पता लगा रहे हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। और पॉसिबल है या नहीं ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, नेचर ऑफ द रूट्स नामक हमारे पास एक प्रोसेस है। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं d की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं? इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी और दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर यहां पे केवल इसका जवाब लिखना, इज इट पॉसिबल टू डू सो, आप लिखोगे यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए लेकिन सवाल यहां मान कहां रहा है, सवाल तो आगे लेके जा रहा है आपको। क्या बोल रहा है सवाल कि अगर पॉसिबल है, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस। बेसिकली अब अगर पॉसिबल है तो आंसर भी निकाल के दिखाओ। दो तरीके आते हैं आपको, एक है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, पर हालांकि क्योंकि सवाल पूरा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में है, डी के बारे में है, बी स्क्वायर -4ac के बारे में है, तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना ज्यादा सही होगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है भैया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है कि y, इस केस में क्योंकि y है यहां पे हमारा वेरिएबल, x होता तो हम x लिखते हैं, y वुड बी -b प्लस माइनस रूट ऑफ d, क्योंकि d की स्वयं की वैल्यू b स्क्वायर -4ac के बराबर होती है और मुझे वो पूरा लिखने में आलस आ रहा है तो मैंने केवल d लिख दिया। मैंने मतलब गणितज्ञों ने भी लिखा है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं पहला आदमी नहीं हूं, पहले बोल दिया, वरना कल को आज अरे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया। तो y की वैल्यू आ गई -b मतलब -7 प्लस माइनस रूट ऑफ d की वैल्यू विच वॉज रूट ऑफ 289 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 1। अब ये जो 289 है ये बेसिकली है 17 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -7 प्लस -17 होल डिवाइड बाय 2। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगी और हमें फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जब आप माइनस साइन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां मिलेगा y इज इक्वल टू -7 -17 अपॉन 2 विच इज अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसके हिसाब से y नेगेटिव है, और क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले केस में -7 प्लस 17 होल डिवाइड बाय 2, हाँ यहां पे कुछ हो सकता है क्योंकि यहां पे आएगा 10/2 पॉजिटिव विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5, मतलब उस पॉइंट P की जहां पे पोल लगना है उसकी एक गेट से दूरी 5 के बराबर होगी, वहीं दूसरे गेट से दूरी 5 + 7 करके अर्थात 12 के बराबर होगी। ठीक है, और ये 5, 12, 13 बहुत जाने पहचाने नंबर्स हैं, ये एक फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको पूरा सवाल समझ में आया कि ये 4 नंबर का सवाल कैसे है। पहली बात तो कहानी को समझना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर इक्वेशन में चेक करना है कि जो कहानी हमने समझी है और उससे जो गणित की इक्वेशन बनी है क्या वो सही है, मतलब क्या ऐसा हो पाना, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है।
और वो कब होगा, जब आप डी की वैल्यू पता लगाएंगे, क्योंकि डी बताता है कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं हमारी इक्वेशन के, और हमारी इक्वेशन के आंसर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बेसिकली, है ना। तो सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, वो पॉसिबल है मैथमेटिकली या फिर इन रियल लाइफ इट इज पॉसिबल और नॉट, वो देखते हैं हम, वो डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ द रूट से, जिसमें हम डी निकालते हैं। डी निकालने के बाद हमने केवल इक्वेशन को सॉल्व किया यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और हमें हमारा आंसर मिल गया। कोई समस्या, कोई शंका, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल सूचित करें। अब अगला प्रश्न है एग्जांपल नंबर 18 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर। अगर वो रियल है तो उन्हें फाइंड भी करना है, वही जो हमने पिछले सवाल में किया, लेकिन इस बार डायरेक्टली सीधे सीधे आपको इक्वेशन ही दे दी कि भैया इक्वेशन दे दी, अब केवल सॉल्व कर दो। तो अगर यह सवाल आएगा एग्जाम में तो 3 नंबर के आसपास का आ सकता है, क्योंकि इसमें देखो इक्वेशन फॉर्म नहीं करनी है तो उसके मेहनत के नंबर मिलेंगे नहीं। पिछले वाले में आपको इक्वेशन फॉर्म भी करनी थी, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब आपकी इक्वेशन है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, ताकि हमसे सॉल्व करते समय गलती ना हो जाए। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू हो जाएगी 1/3। चलिए ए बी सी हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, डी निकालोगे, क्योंकि डी ही बताता है नेचर कैसा होगा, तो वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3। हमेशा जीवन में जब भी डी या फिर कोई भी वैल्यू निकालो तो पहले प्रॉपर्ली सॉल्व करो पूरा। अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो 3 से 3 कैंसल, कितना बच गया अब, तो सर यहां पे बच गया d इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 1 मतलब -4, तो ये हो जाएगा 0। कहानी का सार क्या निकला, कहानी का सार यही आया कि d की वैल्यू है 0 के बराबर, मतलब रियल तो है रूट्स, ठीक है, लेकिन इक्वल रूट्स है, रियल रूट्स इक्वल रूट्स। मतलब जैसे बाकी इक्वेशन में 2 निकलते हैं, यहां एक ही वैल्यू निकलेगी जिसको हम दूसरी के बराबर बोलते हैं और हम कहते हैं कि इक्वल रूट्स होंगे। चलिए डी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, रियल तो है तो लिखा है इफ दे आर रियल फाइंड देम। रियल है तो निकालना ही निकालना है, तो यहां पे रियल है और इक्वल है, पर हमें इक्वल से फिलहाल फर्क नहीं पड़ता, हमें रियल है तो हमें क्या कहते हैं उसे ग्रीन फ्लैग मिल जाता है कि आप रूट्स निकालिए। चलिए नेचर आपने लिख दिया, डी के हिसाब से अब आप निकालेंगे यहां पे रूट्स विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पर यहां पे हम डी लिखते हैं शॉर्ट में। माइनस बी मतलब बी की वैल्यू नेगेटिव पहले से है तो ये बाहर का नेगेटिव और लग जाएगा जिसे मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, प्लस माइनस डी मतलब प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। a की वैल्यू है कितनी, तो 2 3 जा 6। आपका आंसर कितना आएगा, तो सर माइनस माइनस बाहर का जो है वो प्लस हो जाएगा, तो x वुड बी +2 होल डिवाइड बाय, क्योंकि प्लस माइनस 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 1/3। ये एक ही है जो कि दोनों रूट्स के बारे में बता रहा है कि जो 2 रूट्स होंगे वो होंगे आपके 1/3 एंड 1/3। कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, दोनों ही रूट्स एक जैसे आएंगे क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से सब हो गया। कहीं कोई परेशानी हो तो बिल्कुल हमें सूचित करें। इसके बाद हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और हम मूव करेंगे हमारे एक्सरसाइज पार्ट की ओर। जी हाँ बिल्कुल, चलिए एक्सरसाइज 4.4 क्या कहती है आपसे कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको नेचर भी चेक करना, उसके बाद फिर रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, वो भी चेक करना, रूट्स बताने भी है। चलिए पहली इक्वेशन आपको दी गई, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू पता लगाते हैं। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, विच इज ऑल्सो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब यहां हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 4ac मतलब 4 इंटू
a की जगह आ जाएगा 2 और 5 यहां पे आ जाएगा c की जगह। तो यहां पे हम निकालेंगे d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, तो मतलब माइनस 31 आ रहा है। तो जो आप कहते हैं ना कि रैंडमली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, नहीं बनती है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए, तब तो कुछ बात बनेगी। तो d की वैल्यू यहां पे आ रही है माइनस 31, मतलब d की वैल्यू कैसी है, d की वैल्यू है लेस देन 0। तो मतलब आपके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स। अब देखो सवाल में क्या लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो ये रहा नेचर कि भैया रियल रूट्स नहीं होंगे। उसके बाद इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, जो कि यहां पे नहीं कर रहे, फाइंड देम। तो बेसिकली फाइंड करने का जो पहले पार्ट में हमारा क्वेश्चन था वो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि भैया रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल बताएं। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, सेकेंड पार्ट इसका सेम ही क्वेश्चन देखो, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति ऐसे रूट वाली वैल्यूज देके थोड़ा सा घबरा जाता है। आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है, खाली दिखने में खतरनाक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू डिफाइन करेंगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 रूट 3 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी +4। ठीक है, अब देखो सवाल देखने में बहुत खतरनाक होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना इजी है। तो d हो जाएगा b² माइनस 4ac, आपने लिखा b की जगह पे कितना, b की वैल्यू है -4 रूट 3। अब करना तो उसका स्क्वायर ही है, तो क्या हमारा लोड कम नहीं होगा कि कौन रूट का स्क्वायर करे, माइनस का स्क्वायर करे। सिंपल है, स्क्वायर करना आसानी से हो जाएगा, बल्कि है ना, सॉल्विंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्लस माइनस 4 इंटू ए की जगह आप लिखेंगे 3 और सी की जगह लिखेंगे 4। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 16 इंटू 3। यहां पे भी 4 4 जा 16 इंटू 3। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बिना मल्टीप्लाई किए ही हमें मालूम चलेगा कि d की वैल्यू आ रही है 0 के बराबर। देखो कई बार क्या होता है, एग्जाम में समय कम होता है तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है कि ठीक है दोनों को सॉल्व करने पे 16 इंटू 3 ही आएगा, तो मैं आंसर ना लिख के ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि बाद में आराम से कैंसिल कर सकूं। ठीक है, चलिए आपने यहां पे क्या लिख दिया, d की वैल्यू निकाल के रख दी है। अब आप यहां पे बताएंगे कि क्योंकि d की वैल्यू 0 के बराबर है, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो रियल एंड इक्वल रूट्स, कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई आपसे बोले कि रूट्स निकालो तो x वुड बी इक्वल टू केवल -b/2a, क्योंकि रियल रूट्स हैं तो उसके बाद आगे आना 0 ही है, किसमें, d की वैल्यू में, तो उसको ना लिखे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो x देखो क्या बोल रहा है यहां पे, -4 रूट 3 होल अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3। चलो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन 6। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 2 रूट 3/3, 2 रूट 3/3। आप चाहें तो रूट 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं, पर उससे क्या होगा, आपके डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा, तो बेहतर है कि उसको ऊपर रहने दें। हर चीज को कैंसिल करना नहीं होता है, कुछ चीजों को अवॉइड भी करना होता है। ठीक है, चलिए हो गया ये आसानी से सॉल्व। आपने एबीसी की वैल्यू निकाली, फिर डी निकाला, डी की वैल्यू के हिसाब से आपने नेचर बताया, और नेचर पता लगने के बाद आपने वहां पे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके रियल रूट्स निकाले, अगर हैं तो, नहीं है तो फिर नहीं निकाल पाए। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की ओर। अब थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3, वही जो अब तक करते आए हो, वैल्यू निकालो और सॉल्व करो। सबसे पहले सर a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप क्या निकालोगे, d निकालोगे, विच इज ऑल्सो b² माइनस 4ac। चलिए b² मतलब -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर
-4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 2 और सी की जगह आ जाएगा 3, 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24, तो डी की वैल्यू आ रही है 8। एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी वैल्यू है हमारे तो काम की है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। चलिए, मतलब अगर मुझे एक वाक्य में लिखना हो तो डी की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है? शून्य से बड़ी आ रही है। डी की वैल्यू शून्य से बड़ी आने का क्या मतलब है? रूट्स कैसे होंगे सर? रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। चलिए, अब जब पता ही चल गया इतना रूट्स के बारे में तो क्यों ना निकाल लिया जाए। तो x वुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। बोर्ड में आप चाहें तो ये फॉर्मूला लिखे या फिर d को ओपन करके बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर लिखे, अंदर बात बराबर ही है। कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा क्योंकि आप पहले ही d को डिफाइन कर चुके हैं, तो आप कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, अननोन नहीं लिख रहे हैं उनको। ठीक है, तो x वुड बी इक्वल टू माइनस बी, मतलब b की वैल्यू यहां पे -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 अपॉन 2a, तो a की वैल्यू है फिर से 2। चलिए, x वुड बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस में 8 को लिख रहा हूं 2√2 होल अपॉन 4। मैंने क्या लिखा? 1 को मैंने 8 को लिखा 2√2। अब आप चाहें तो ऊपर से पहले 2 कॉमन लेके नीचे वाले 4 को कैंसिल कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं एक ही बार में कर दे रहा हूं भैया, 2 कॉमन लेके, तो 3 प्लस √2 होल डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू, यहां पे 2 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा। तो x वुड बी, यहां पे प्लस माइनस दोनों होगा, एक 3 प्लस √2/2, दूसरा x की वैल्यू 3 माइनस √2/2। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार प्लस वाली भी आ गई और एक बार माइनस वाली भी आ गई। और जैसा कि हमने कहा था रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, ये दोनों ही नंबर्स रियल है, हालांकि इरेशनल है लेकिन रियल तो है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट है, एक में प्लस है एक में माइनस है। सर इतना फर्क पड़ेगा क्या? देखो, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो जब आप प्लस करेंगे तो ये 4 के ऊपर चला जाएगा, और इसमें जब आप माइनस करेंगे तो ये 2 के नीचे आ जाएगा। तो डिफरेंस तो है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? चलिए, स्क्रीन क्लियर, डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। तो पहला सवाल यहां पे शायद समाप्त होता है क्या? देखते हैं एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहां पे क्या ट्विस्ट कर दिया। अब तक जितने सवाल हमने किए थे उसमें पूरी इक्वेशन दी गई थी, कहानी बताई गई थी और बोला था आपको रूट्स के बारे में बताओ। यहां पे आपको पहले ही नेचर ऑफ द रूट्स बता दिया है कि उसके इक्वल रूट्स हैं, अर्थात डी की वो कंडीशन जहां पे इक्वल रूट्स आते हैं उसका यूज होगा, और वो कंडीशन है डी इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी डी 0 के बराबर होता है कैसे हो जाते हैं रूट्स? सर रूट्स हो जाते हैं रियल एंड इक्वल। तो जब डी की वैल्यू 0 के बराबर है तब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो अब हम उल्टा जा रहे हैं, क्या कि अगर रूट्स के बारे में बताए कि इक्वल और रियल है, कृपया डी की ओर प्रकाश डालिए। तो हमने डी इक्वल टू 0 कर दिया है और इसकी मदद से हमारा यह सवाल सॉल्व होगा। देखो कैसे, पहले तो ए बी सी की वैल्यू, तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू के और सी इक्वल टू 3, इतना हो गया। अब आपको पूरी कहानी में से केवल डी के बारे में ही कुछ पता है कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। साथ ही साथ सवाल में दी गई जानकारी के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर लाके खड़ा कर दिया। इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमारा यह फायदा होगा कि हम आसानी से k की वैल्यू निकाल पाएंगे। -4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे k स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 2 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर हो जाएगा 24 के बराबर, तो k हो जाएगा कितना, √24 विच इज ऑल्सो 2√6। ठीक है, कहीं कोई शंका कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर। तो आपकी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स आपको यहां पे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। चलिए
ये पहला पार्ट हो गया खत्म। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका कि यहाँ पे भी देखिए आपको क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ के निकालिए यदि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो डी की वैल्यू अभी भी 0 के बराबर ही जाएगी। चलिए अब यहाँ पे के निकालने से पहले हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। पिछले सवाल में पहले से ही घर से पकी पकाई आई थी वो जनरल फॉर्म में, यहाँ पे देखो थोड़ी सी कच्ची आई है तो उसको धीमी आंच पे थोड़ा सेक लेते हैं। के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी असल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पे आप डी के निकालने से पहले एबीसी निकालेंगे, एबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता है आपका कांस्टेंट। एक्स के साथ जितना भी हो, हालांकि के एक वेरिएबल ही है, लेकिन क्योंकि वो अभी एक्स की जगह पे नहीं, अभी इक्वेशन एक्स के बारे में, के तो एक जरिया है इक्वेशन को क्या कहते हैं उसे बांध के रखने का, वरना तो आपका जो अननोन क्वांटिटी है वो किसके पास है वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब आप डी कैसे निकालोगे, तो सर डी की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो कहानी का सार बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा का पूरा किसके बराबर, 0 के बराबर। बी स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह लिखोगे आप k और c की जगह लिखोगे आप 6, 4k स्क्वायर, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने पे हो जाएगा 4k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये पूरा वहां जाएगा तो 6 4 24k, ठीक है। अब यहां पे एक तो k स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला आपने कि एक k स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ हैं, ठीक है। k स्क्वायर और k क्या हो जाएगा, एक k माइनस, तो ये पावर 2 और ये k माइनस कर दो, आपके पास कुल मिला के बच गया 4k इज इक्वल टू 24। बाय द वे जब आप दोनों तरफ से कोई एक वेरिएबल कैंसिल करते हैं तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि k की वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप दोनों तरफ से कोई एक वेरिएबल काट रहे हैं तो उसका एक मतलब होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू 0 के बराबर है। अब यहां पे अगर हम इसको रख देंगे k की वैल्यू 0, तो हमारा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, उसका मतलब गायब हो जाएगा बेसिकली। तो आप यहां पे सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आएगी 24/4 इज इक्वल टू 6। तो ये जो मैं लिखा k इक्वल टू 0 ये हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक रहने नहीं दे रहा है, तो फिर पूरा सॉल्व करने का कोई औचित्य ही नहीं है। पर ये जो k की वैल्यू आई है 24/4 करने पे 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि k की वैल्यू है 6। तो इस सवाल और पिछले सवाल में डिफरेंस समझ में आया आपको। वहां पे आपको इक्वेशन दिए थे पूरे आपको डी की वैल्यू निकाल के नेचर बताना था। यहां पे आपको डी की वैल्यू नहीं, डी की वैल्यू के बारे में जानकारी दी गई थी, जिससे आपने डी की वैल्यू पता लगा ली और उसके बाद फिर जो अननोन क्वांटिटी इक्वेशन में थी उसका आंसर निकाला। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। वहां आप रूट्स पता लगाते, यहां आप इक्वेशन के कोएफिशिएंट पता लगाते वेरिएबल पार्ट के। चलिए सेकंड पार्ट हो जाता है यहां पे इसका समाप्त। अब थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 8, so if so find the length and breadth। आपको सवाल क्या बोल रहा है कि पहले तो पता लगाओ कि जो ये हमने कंडीशन रखी है ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर है तो फिर आप बता दो क्या लेंथ एंड ब्रेथ होगा। तो सॉल्व तो करना है, पर अगर आप लकी रहे और आपका सवाल में ऐसा हुआ कि आपने जो कहानी दी है वो कहानी नहीं साबित हो रही, गणित में फिट नहीं बैठ रही है, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। पर वैसा वो बहुत कम केस में होता है, अक्सर यही होता है कि पहले आपको पूरा सॉल्व करके इक्वेशन बना के फिर बताना पड़ता है वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं। चलिए आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। एक तो आपको रेक्टेंगुलर मैनग्रोव तैयार करना, मैंगो ग्रोव मतलब आम का बगीचा, ठीक है। whose length is twice its breadth, length is twice its breadth, ये सही है। लेंथ इज ट्वाइस डबल ऑफ किसका, ब्रेथ का। तो क्या ये मैंने जो अंग्रेजी की शब्दावली थी उसको जो मैंने मैथमेटिक्स में चेंज किया वो सही किया है? क्या आप मेरे साथ हैं? दूसरी चीज दी कि भैया एरिया एस, तो एल इंटू बी
इज इक्वल टू 800। लेंथ इंटू ब्रेथ करने पे कितना मिल रहा है आपको? 800 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। आपको L इक्वल टू 2B एक कंडीशन दे दी, दूसरी कंडीशन दे दी कि L इंटू बी करने पे 800 आ रहा है। अब आपने क्या करना है? केवल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। हम क्या करेंगे? लेंथ की जगह में 2B लिख रहा हूं क्योंकि लेंथ 2B के बराबर है, तो 2B इंटू बी इज इक्वल टू 800। ठीक है, बी स्क्वायर 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 800, बी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 400। तो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आप में से काफी लोगों के मन में उमड़ गुमड़ के ये विचार आ रहा होगा कि सर बी स्क्वायर का हम बी कर लेते हैं, 400 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 20। बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। लेकिन यहां पे देखो, पहले वो पूछ रहा है पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमारा ये दायित्व बनता है सबसे पहले कि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर लिखें, फिर हम यहां पे ABC की वैल्यू डिफाइन करें, फिर उसके बाद हम D की वैल्यू पता लगा के कहें कि भैया ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, और है तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर हमारी इक्वेशन फाइनली बन रही है बी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलेगा a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0। सर आपको कैसे पता? क्योंकि b जो होता है वो सेकेंड हाईएस्ट पावर, इस केस में पावर 1 का कोएफिशिएंट होता है, लेकिन यहां पे पावर 1 है ही नहीं, तो हम b की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। तो बेसिकली आपकी जो इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना, वो कुछ इस प्रकार होगा कि बी स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी माइनस 400। अब कोई पूछे सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है -400। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4AC का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू -400। तो डी की वैल्यू हो गई 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, तो मतलब 1600। डी की वैल्यू आ गई 1600, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे आपके? सर आपके रूट्स होंगे, रूट्स इज डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। तो इज इट पॉसिबल? तो आप लिखोगे इस सेंटेंस के बाद यस इट इज पॉसिबल टू हैव सच अ मैनग्रोव जिसका लेंथ ट्वाइस होगा ब्रेथ का और एरिया होगा 800। अब चलिए लगे हाथ फाइनल आंसर भी निकाल देते हैं। देखो फाइनल आंसर निकालने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको कैसे निकालना है, पर क्योंकि आपने डी की वैल्यू निकाल दी है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इसलिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कहेगा यहां पे कि b इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। ठीक है, b मतलब यहां पे क्योंकि जो आपका वेरिएबल है x नहीं है, हमने कैपिटल B ब्रेथ को यूज करके पूरा सॉल्व किया है, इसलिए मैंने यहां पे b लिखा है कैपिटल में। चलिए b वुड बी माइनस बी मतलब -0, क्योंकि ये छोटा b है जो कि कोएफिशिएंट बताता है किसका? x का, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1600 होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए, जहां पे a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 करने पे 2 आएगा। -0 मतलब कुछ नहीं बचेगा, प्लस माइनस 1600 है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव रूट ऑफ 1600, देखो 40 हो जाता है रूट ऑफ 1600, 16 का स्क्वायर रूट 4 और डबल 0 है मतलब 100 का स्क्वायर रूट सिंगल 0 मतलब 10, तो 40 अपॉन 2। अब ब्रेथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए केवल हम यहां पे लिख देते हैं कि रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ब्रेथ है, हमें क्या मिलेगा? b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू फाइनली आएगी 40/2 विच इज 20। और जो हमने यहां पे लिखा था उसके हिसाब से लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी डबल, दैट इज 40 मीटर। क्या कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? सर
आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि क्या सर जो आपने पहले लिखा था वहीं पे तो बी की वैल्यू निकल रही थी। बिल्कुल ठीक, आप वहां से बी की वैल्यू निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां से आपका आंसर वेरीफाई भी हो रहा है। देखो वहां पे भी 20 आ रहा था, यहां पे भी 20 आ रहा था। पर यदि ये सवाल 4 नंबर का आता है तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, जहां पे आपको पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर आंसर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली निकालते हैं तो भी थोड़ा सा ऐसा होगा ना कि 4 नंबर के सवाल में 2 स्टेप में करके आ गए तो टीचर थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। इसलिए टीचर को परेशान न करें और कोशिश करें कि आप पूरा मेथड यूज करते हुए सॉल्व करें। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगेन क्या करना है आपको, कहानी दी गई है, एक मैथ्स का एक मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, हमें केवल जांच करनी है कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो फिर आंसर निकालना है। चलिए, तो हमारा प्रथम कार्य क्या है, जांच करना कि पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखो क्या दिया है, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड, एक x दूसरा y, दोनों के एज का सम दिया है 20 ईयर्स। और क्या दे रहा है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले ये भी जनाब 4 साल छोटे होंगे। ठीक है, और ये जनाब भी 4 साल छोटे होंगे, दोनों में से 4-4 साल माइनस कर दिए। 4 साल पहले की जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट इन ईयर्स वाज 48। मतलब अगर हम केवल साल को गिने, ऐसा नहीं कि 6 साल 4 महीने, तो 4 महीने नहीं गिनना है, 6 साल ही गिनेंगे, ऐसा सवाल में लिखा है इन ईयर्स। अगर हम उनके 4 साल पहले की उम्र को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो 48 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो 2 वेरिएबल हैं तो काम नहीं चलेगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि y वुड बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं y की जगह 20 माइनस एक्स लिख कर अपने सवाल को फिर आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो एज इट इज x माइनस 4 रह गया। ये जनाब जो y थे उनकी जगह हम क्या लिखेंगे, 20 माइनस एक्स। किसकी जगह पे आया है वो आया है y की जगह पे, क्योंकि उसी को हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब यहां देखो, ये -4 है, ये 20 पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस हो सकता है, तो कुल मिला के बचेगा x माइनस 4 एंड x एंड 16 माइनस एक्स, क्योंकि 20 में से 4 गया तो 16 इज इक्वल टू 48। अब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, x इंटू 16 हो जाएगा 16x, माइनस 4 इंटू 16 हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद फिर x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब यहां देखो 4x और 16x दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो 16 और 4 हो जाएगा 20x, तो आप लिखोगे 20x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब मैं सारी वैल्यूज को साइड चेंज करके एक तरफ ले जा रहा हूं ताकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकूं इक्वेशंस को। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस था प्लस हो जाएगा। ठीक है, 20x पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा माइनस 20x, और माइनस 64 यहां जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा, तो प्लस 48 प्लस 64, 48 पहले से था पॉजिटिव था इसलिए प्लस ही रहेगा। कुल मिला के इक्वेशन अब क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112। ठीक है, कितना बोला आपने, 112 यहां पे हमारा उत्तर आ रहा है। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। इसके अलावा क्या हो सकता है सर? इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, अब इसके बाद मतलब क्या करेंगे हम सर, अब हम चेक करेंगे कि हमारा d की वैल्यू क्या आ रही है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुकिए रंग चेंज कर देते हैं ताकि हमें दिखे कि हमने क्या नया अचीव कर लिया है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। डी यहां पे पहले ए बी सी लिख लेते हैं, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 20 और सी की वैल्यू 112। सर वैसे एबीसी की वैल्यू ऐसे लिखना कंपलसरी है क्या?
देखिए वो मर्जी आपकी है, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है और मुझसे गलती होने के चांसेस प्रबल रहते हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा एबीसी की वैल्यू लिख लेता हूं। और उससे क्या है ना, कल को अगर मुझसे बाद में कैलकुलेशन एरर भी हो गया तो कम से कम मेरी टीचर को पता होगा कि मेरे को एबीसी की वैल्यू निकालना तो आता है, मैंने वहां गलती नहीं की है। ठीक है, तो शायद कभी कभी आधे एक नंबर का एडवांटेज हो जाता है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए रख देते हैं। तो डी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 1 और सी की जगह आ जाएगा 112। तो डी हो जाएगा -20 का स्क्वायर पॉजिटिव 400। ठीक है, तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो डेसिमल हो, हमेशा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। 4 इंटू 112, 12 चौके कितना 48, 4 1 4, तो 484 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो 4 2 8, नहीं सॉरी 12 4 48 ना, तो ये हो जाएगा कितना 448 हो जाएगा क्या, देखो एक बार 448 हमारे हिसाब से आना चाहिए। रुकिए हमारे पेन को कुछ हो गया है एकदम से, -448, 4 2 8, 4 1 4, जी हाँ बिल्कुल। और निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकल रहा है जनाब की डी की वैल्यू है -48, अर्थात डी की वैल्यू है <0, विच मीन्स NO नो रियल रूट्स। अब अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो फिर सिचुएशन पॉसिबल कैसे होगी, मतलब अगर ऐसा आंसर नहीं आएगा जो रियल वर्ल्ड में रियल नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो फिर उस आंसर का तात्पर्य क्या है। ठीक है, रियल रूट्स का मतलब वही होता है कि जो रियल लाइफ में रियल नंबर्स में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई उसकी उम्र 14 साल 15 महीने है, समथिंग है। ठीक है, सॉरी 15 महीने कैसे होगा, महीने तो 12 ही होते हैं। 14 साल 3 महीने 42 दिन, जो भी आपको कहना हो, ठीक, कुछ इस प्रकार। तो यहां पे भी वही कहने का हमारा तात्पर्य है कि जो आंसर आएगा वो ऐसा होगा कि आप उसको रियल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में आप सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, वो केवल इमेजिनरी हो सकता है, तो हमारे आंसर के रूप में वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल हमें सूचित करें। दो दोस्तों की उम्र का सम था 20। ठीक है, चलिए वही किया हमने, सब सॉल्व किया, लेकिन हमारा आंसर क्या आया कि डी की वैल्यू 0 से कम है, मतलब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एक पार्क बनाना है हमें, किस डायमेंशन का, ऐसा कि जिसका पेरीमीटर हो 80 और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर, इतना बताया है हमें। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहली बात तो पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें वो बताना है कि यस है या फिर नो है। अब हम कैसे बताएंगे, सर मोहल्ले वालों से पूछ लो, उनको बनवाना है तो यस है, नहीं बनवाना है तो नो। ऐसा नहीं है भाई, डायमेंशन भी तो चेक करने पड़ेंगे कि ऐसा हो जाए कि पेरीमीटर हो 80 और एरिया हो 400, और यदि हाँ है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल के गर्मा गर्म परोसनी है। क्या करोगे, सबसे पहले सर जो जानकारी दी गई है उसकी मदद लेते हैं। तो देखो पेरीमीटर दिया है 80 और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी विच इज इक्वल टू 80। तो यहां से आपको एक जानकारी मिल रही है कि एल प्लस बी मतलब लेंथ और ब्रेथ को जोड़ने पे आएगा 40। सर आपको कैसे पता, ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आएगा, 80/2 करोगे तो 40 मिलेगा। ब्रेथ की यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, क्योंकि हमारा जो यहां पे 2 वेरिएबल हैं उसमें से एक को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा आंसर आएगा। दूसरी कहानी है कि लेंथ और ब्रेथ मतलब एरिया कितना है 400, तो L इंटू बी करने पे 400, जिसमें बी की वैल्यू है 40 माइनस एल मतलब 40 माइनस लेंथ इज इक्वल टू 400। ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। कुल मिला के अगर आप इन सबको उधर ले जाएंगे ताकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म के निकट पहुंच सकें, एल स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 40L प्लस 400। अब इसी को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, क्योंकि यहां से हमारा काम आसान हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का, तो वो होगा, इक्वेशन होगी हमारी एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इस पूरी कहानी का
मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये जो अंग्रेजी की कविता लिखी थी उसे हमने गणित की कविता में बदल दिया है। और ऑब्वियस ही बात है, गणित की कविता होगी तो छोटी सुंदर होगी, तो इसलिए यहां पे देखो एक ही इक्वेशन में पूरा काम हो गया। अब यहां से अगर हम ए बी सी की वैल्यू पे चर्चा करें तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -40, सी की वैल्यू 400, ठीक है। आप सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मतलब पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए डी की वैल्यू। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, तो आपने वैल्यू पुट करी, बी हो गया यहां पे कितना -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह आप लिखेंगे 1 और सी की जगह आप लिखेंगे 400। आपने सॉल्व किया, -40 का स्क्वायर हम सबको पता है कितना होगा सब, -40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और यहां पे 4 4 16, तो ये भी 1600। अब इससे आसान कैलकुलेशन तो आपको मिलने से रही कि भैया डी की वैल्यू आ रही है 0 अर्थात 0। अब अगर डी की वैल्यू है 0 तो हमें क्या समझ में आता है, कैसे होगी इक्वेशन, कैसे होंगे उसके रूट्स। सर डी की वैल्यू 0 मतलब रियल होंगे रूट्स, इस बात की तो गारंटी है। और साथ में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, क्योंकि डी की वैल्यू 0 होना क्या बताता है रूट्स के बारे में, कि वो रियल एंड इक्वल होते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया कि रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अब डी की वैल्यू 0 हो गई, मतलब हमने बोल दिया कि भैया रियल है, मतलब पॉसिबिलिटी तो है। अगर रियल नहीं होते तब हम जरूर कहते कि भैया इसकी पॉसिबिलिटी शायद थोड़ी सी कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पे क्या देखना है, ये तो हो गया हमारा डी की वैल्यू 0। अब एल और बी भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा, लेंथ ऑफ ब्रेथ, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ की वैल्यू चेक करने के लिए मैं यहां पे स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर, ठीक है। पॉसिबिलिटी का हमने यस कर दिया है पहले ही, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालने के लिए कौन हेल्प करेगा, इक्वेशन, तो एल स्क्वायर -40l + 400 = 0, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400। c की वैल्यू कितनी, 400, ठीक है। चलिए अब अगर ऐसा है तो अब आप निकालेंगे यहां पे यूजिंग आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। l मतलब बेसिकली x होता है, लेकिन यहां पे हम लोग l यूज कर रहे हैं तो हम भी l ही कहेंगे, -b/2a। पूरा फॉर्मूला मुझे याद है, -b ±√d/2a होता है, लेकिन क्योंकि d की वैल्यू 0 हम डिक्लेयर कर चुके हैं, मतलब हम निकाल चुके हैं, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि √0 इज 0 ओनली, तो उसको लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा वो इस पूरे मामले में, ठीक है। तो l वुड बी इक्वल टू -b मतलब -40 होल डिवाइड बाय 2a मतलब 2, तो हो जाएगा 40/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 20। लेंथ 20 और ब्रेथ कितनी निकाली थी हमने, ब्रेथ था 40 - l, तो ब्रेथ भी 20। सर ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गई। चीटिंग कैसे हो गई सर, कि लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है, और जितना हमें गणित आता है ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो उसे तो स्क्वायर कहा जाता है, पर सवाल में तो रेक्टेंगल लिखा है। तो प्रभु मैंने अभी कुछ शब्द कहे, उसको जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर हो उसे स्क्वायर कहा जाता है। तो मतलब रेक्टेंगल तो है ना, बस रेक्टेंगल की स्पेशल क्वालिटी हो जाती है। तो ठीक है, एक स्पेशल क्वालिटी जो बाकी रेक्टेंगल में नहीं होती। तो यहां पे सवाल बनाने वाले का ये लिखना कि रेक्टेंगुलर पार्क है, बिल्कुल सही है गणित के हिसाब से। दूसरी बात, अगर वो यहां पे स्क्वायर पार्क लिख देता तो हमें इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, पेरीमीटर से ही हम निकाल लेते कि डायमेंशन क्या होंगे। तो हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट लर्निंग वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो सवाल और अपनी मजबूरी की वजह से सवाल बनाने वाले ने स्क्वायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो पढ़ने वाली जनता है, जो विद्यार्थी हैं, वो काफी स्मार्ट हैं, काफी होशियार हैं। तो वो अगर रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर लिखता तो वहीं से आंसर निकाल देते। तो पूरा जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग उसको देना था, जहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डी सब यूज हो रहा था, वो नहीं हो पाता इसीलिए,
ठीक है, तो कृपया उनसे नाराजगी ना रखें, उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही यहां पे ये चीज की थी। चलिए स्क्रीन क्लियर, पॉसिबिलिटी भी हमने निकाल दी, डायमेंशंस भी हमने निकाल दिए, तो मतलब इस सवाल का पूरा रस हमने निचोड़ लिया है। और अब हम मूव कर रहे हैं अगले पार्ट की तरफ, जहां पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी। तो बेसिकली आ गया है टाइम चैप्टर का शटर डाउन करने का एक क्विक रिवीजन के साथ। सर्वप्रथम हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उसकी परिभाषा यहां पे दी गई है, टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर भी कितनी, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर भी कितनी, हाईएस्ट वाली 2, ठीक है। इन द वेरिएबल x, अगर आप x वेरिएबल में कर रहे हैं, आप y में भी कर सकते हैं, l p q किसी भी वेरिएबल में कर सकते हैं, पर यदि आप x में कर रहे हैं तो ये यहां पे लिखा हुआ फॉर्म उसका जनरल फॉर्म होता है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c की वैल्यू रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बस रियल होना चाहिए, ठीक है। और a की वैल्यू शून्य के बराबर कभी नहीं हो सकती है। अब अगर a की वैल्यू शून्य के बराबर हो जाती, मतलब मान लो ये कंडीशन नहीं लगाते, तो पता है क्या होता, तो ये जो a इंटू एक्स स्क्वायर है ये पूरा का पूरा गायब हो जाता। क्यों? क्योंकि जब आप a को शून्य के बराबर रख देंगे और शून्य इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो पूरा शून्य हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, पावर 2 होगा ही नहीं, पावर 1 हो जाएगा, तो उसको आपको लीनियर बोलना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अस्तित्व बचा रहे, इसीलिए a की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो अगला पॉइंट, अ रियल नंबर अल्फा, कोई भी एक रियल नंबर जिसको यहां पे अल्फा से डिनोट किया गया है, वो रूट बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो आपको स्पेशल दर्जा दिया जा रहा है, तो आपने कुछ स्पेशल किया होगा। क्या स्पेशल करता है ये अल्फा? इसको अल्फा को यदि आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू इक्वेशन में x की जगह पे रखते हैं, तो आपकी इक्वेशन सही सिद्ध हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे शून्य के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये होता है औचित्य, ये होता है रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जीरोस, ठीक है। अब जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है वो भी आपको समझाया गया है। तो देखो एक वर्ड लिखा है यहां पे सबसे लास्ट में, सेम, मतलब दोनों सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। फर्क क्या होता है, इसका फर्क मैं आपको समझाऊं तो मुझे हिंदी में एक मुहावरा याद आता है, जैसा देश वैसा भेष। तो जब आप पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे तो x की वो वैल्यूज जिसपे आपका पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो जाता है उन्हें आप कहते हैं जीरोस। और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ खेल रहे हैं तो x की वो वैल्यूज जिसपे आपकी इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाती है, मतलब वैल्यू रखने पे इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, उन्हें आप कहते हैं रूट्स, ठीक है। तो जीरोस और रूट्स में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, केवल देश का फर्क है कि भैया जब आप पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो आप उन्हीं वैल्यूज को जीरोस कहेंगे, जब आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उन्हीं वैल्यूज को आप रूट्स कहते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो एग्जैक्टली सेम ही है, खाली बोलचाल की भाषा में शब्द अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। अब इफ वी कैन फैक्टराइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या फिर कॉमा c इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अब देखो आपने जीरोस और रूट्स निकाल लिए, पर ये तो आपने डिफाइन किया कि जीरोस और रूट्स होते कैसे। अब क्या हर इक्वेशन में ऐसे हजारों वैल्यूज रखते जाओगे, तब तक तो बाल काले से सफेद हो जाएंगे, दांत 32 से 3 रह जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में फिर आपको समय लग जाएगा, इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे एक नहीं 2-3 तरीके। प्रथम जो आपका तरीका है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिसमें आप, क्योंकि देखो फैक्ट ये होता क्या है, हर मेथड की अपनी कुछ सीमाएं होती है, अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो यहां पे वही लिखा है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर पा रहे हैं, किस रूप में, इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। यदि आप किसी पॉलिनोमियल के, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर्स निकाल पा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। ध्यान से देखो, दोनों की पावर कितनी है, x की वेरिएबल की 1 है, मतलब ये क्या है, ये लीनियर है। तो अगर आप ऐसे फैक्टर्स में उसको ब्रेक कर पा रहे हैं, तब आप इनके रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स कैसे निकलेंगे वो भी सिखाया गया है कि देखो, रूट्स निकालने का मतलब है इनको 0 के बराबर करना, है ना। तो ये दोनों फैक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। अब यहां ध्यान देना, दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे शून्य आ रहा है। पूरे गणित में अगर आपको दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे शून्य लाना है, तो उसमें एक का 0 होना जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आप कभी भी दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं ला सकते, चाहे कैसे भी नंबर्स हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कैसे भी नंबर्स हो, दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आएगा, एक को 0 होना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है, इन दोनों में से कौन 0 है। x माइनस 2 बोलेगा मैं क्यों 0, x माइनस 3 बोलेगा मैं क्यों 0, बात तो बराबर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ठीक है, एक बार तुम 0 बनोगे, एक बार तुम 0 बनोगे, तो मतलब दो केस बनते हैं, एक बार इस तरफ वाला फैक्टर 0, एक बार इस तरफ वाला फैक्टर 0, फिर दोनों x की दो अलग अलग वैल्यूज देते हैं। ये x की वो वैल्यूज हैं जो आप अगर इक्वेशन में रख दें, जो आप अगर पॉलिनोमियल में रख दें, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य हो जाएगी या इक्वेशन की वैल्यू शून्य हो जाएगी, आप जैसे भी रूप में उसको कहें। और यही यहां पे लिखा है, देखो कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 can be found by equating each factor। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है each factor, मतलब दोनों में से किसी एक को नहीं, दोनों को करना है, each factor to a 0। ये आपको समझ में आया कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर्स निकालते हैं, तो लीनियर फैक्टर में से दोनों को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ताकि आप अपने रूट्स निकाल पाए उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैंने रूट्स बोला, अगर मैं जीरोस बोलता तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही प्रोनाउंस करता साथ में। ठीक है, चलिए अब दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि आपके सिलेबस के जो सीमा है, जो आकलन किया गया है, उसके बाहर है। तो अभी अगर आप सिर्फ बोर्ड्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं, परंतु बाद में जीवन में जब आप आगे बढ़ेंगे और आपको समय मिलेगा तो पक्का इसे सीखना आपके काफी काम आता है ये। ठीक है, अब ये जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसी से थोड़ा सा उसको जनरलाइज करके एक मेथड निकाला गया है, एक फॉर्मूला निकाला गया है, जो कि डायरेक्टली हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस दे देता है, और वो आपके सामने है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को हमें डायरेक्टली निकाल के दे देता है, बस केवल आपको वैल्यूज रखनी होती है। ये फॉर्मूला आपके समक्ष लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मतलब एक बार आप पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो आपको दो रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे फॉर्मूला में सबसे जटिल पार्ट जो है वो है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, मतलब साफ है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है और वो काफी बड़ा प्रभाव डालती है हमारे रूट्स के होने पे। इसीलिए स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसके हर एक पॉसिबल रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है, और जब आप हर एक पॉसिबल रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहां पे किस तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं, और इनका एनालिसिस बेसिकली हमें इक्वेशन का
एक ट्रेलर बता देता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो जैसे पिक्चर के पहले ट्रेलर आना हमारे लिए काफी लाभदायक होता है, हम समझ पाते हैं कि पिक्चर हमारे लायक है या नहीं, हम उसे देख सकते हैं या फिर नहीं, या फिर हम उसे कब और कहां देख सकते हैं, मतलब घर में देखने लायक है कि जब 1 महीने बाद टीवी पे आ जाएगी, या फिर थिएटर में पैसे देके देखने लायक है। ठीक है, तो इसीलिए वैसे यहां पे भी ट्रेलर मिल जाता है आपको। अब देखो जो ब्रैकेट के जो रूट के अंदर की वैल्यू है b² - 4ac, उसकी 3 तरह की वैल्यू आती है। या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है, विच इज द मोस्ट फेवरेबल केस, जिसमें आपको क्या मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं, मतलब असल आंसर मिलता है। और ये रूट्स कैसे होते हैं, 2 होते हैं संख्या में और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो फिर रूट्स कैसे होते हैं, तब भी रियल होते हैं, लेकिन 2 इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, एक ही वैल्यू बेसिकली 2 बार रिपीट, तो इक्वल रूट्स कहा जाता है। तीसरा केस, जब बिल्कुल ही आपके पक्ष में कुछ ना हो रहा हो, दैट इज 0 से कम का रिजल्ट। अब जब 0 से कम का रिजल्ट आएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और रियल नंबर परिवार में रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती, तो मतलब नो रियल रूट्स हमारा रिजल्ट होगा। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां किया जाता है, मैं अगर वो भी आपको रिवाइज करा दूं, तो कोई भी पर्टिकुलर समस्या जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, उस समस्या का निष्कर्ष निकलेगा या नहीं वो ये बताता है। ठीक है, अब पूरा निष्कर्ष निकालना इस आधे घंटे का प्रोसेस, मतलब आप पूरी जो आपकी कहानी है उसे समझेंगे, फिर वहां से मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके जीरोस निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो चीज थी ये ऐसे होगी। पर अगर आपको पहले ही मालूम चल जाए, मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के पहले जो मुश्किल स्टेप है इक्वेशन सॉल्व करना, उसके पहले अगर आपको एक हिंट मिल जाए कि कैसे आंसर आएंगे, वो अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए काफी लाभदायक होता है। तो यहां पे वही होता है कि आपको कैसे आंसर मिलेंगे उसका एक ट्रेलर मिल जाता है, कि मतलब जो वैल्यूज हमने सोची हैं और जो आंसर हम लोग जो चीज करना चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमें दी गई है, क्या उसका निष्कर्ष पॉसिबल है या फिर नहीं है। मतलब क्या वो रेक्टेंगुलर गार्डन जिसके डायमेंशंस की जगह पे आपने एरिया या पेरीमीटर दे दिया है, वो पॉसिबल है या नहीं है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 3 वैल्यूज मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज पॉसिबल है या नहीं। अगर ये वाला केस बनता है इक्वेशन फॉर्म होने के बाद तो मतलब पॉसिबल नहीं है, बाकी दोनों केसेस में रिजल्ट पॉसिबल होता है, तो इसलिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ स्क्रीन क्लियर, और हम आ गए हैं हमारे चैप्टर के अंत की तरफ। लेकिन चैप्टर का अंत होने से पहले आपके लिए एक विशेष जानकारी है मेरे पास, तो 2 मिनट जरा इत्मीनान से मेरी बात सुन लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप सब हमारे वीडियोस को YouTube पे देखते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई बार हमें इन्हीं YouTube वीडियोस के कमेंट में या फिर हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट के, उसमें ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स को कई बार कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ प्लेलिस्ट या फिर कुछ सीक्वेंस ऑफ वीडियोस नहीं मिल पाता है, और जिस वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि सर हमने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, और कई बार वो हमारे पास आते हैं कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं है, कि जबकि सारी चीजें आपके समक्ष उपलब्ध होती हैं। तो इसमें गलती किसी की भी नहीं है, ना आपकी है ना हमारी है। तो इसीलिए हमने लेकिन सोचा कि किसी भी विद्यार्थी का नुकसान ना हो, ऐसा कुछ किया जाए। तो उसके लिए ये रिजल्ट है हमारा, ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है manetbrains.com, जहां पे आप ऐसा पूरा कंटेंट देख सकते हैं जो कि आपको पढ़ना है। उदाहरण के तौर पे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो आप जो हमारा होम पेज है manetbrains.com का, वहां पे जाइए। होम पेज पे आप जैसे चेक करेंगे क्लास K to 12 इंग्लिश, वहां पे आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के सारी क्लासेस का सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा। बस यहाँ आइए, कक्षा 10वीं के टैब पे क्लिक कीजिए। कक्षा 10वीं के सारे टीचर्स, उनके द्वारा पढ़ाए गए सारे सब्जेक्ट्स, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, वो भी प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर में। मान लीजिए आप कक्षा 10वीं की गणित पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो टीचर का नाम, उनका फोटो सब यहाँ पे है। आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, उस टीचर ने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सारे चैप्टर्स की लिस्ट, किस चैप्टर में क्या पढ़ाया है, किस वीडियो की कितनी ड्यूरेशन है, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, जो कि है हमारी वेबसाइट। तो जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है कि किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो पढ़ाया गया है, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होता। ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री एजुकेशन देने का जो इनिशिएटिव है, उसमें आप पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स, जहां पे हम कवर कर रहे हैं आपके बोर्ड के हिसाब से स्पेसिफिक एनसीईआरटी टॉपिक्स,
और अब हम खत्म कर चुके हैं हमारा 4th चैप्टर जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, चैप्टर को पूरा एक बार रिवाइज करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यस वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ें और फिर आप सब मिलके अच्छे से आगे बढ़ सके, अपने एग्जाम में पास हो सके, इनफैक्ट टॉप कर सके, ऐसी मेरी आशा है। चलिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।